दोस्तों, नौकरी तो आप लोगों को मिल गई। आप हिंदी ऑफिसर बन गए, हिंदी ट्रांसलेटर बन गए, या फिर और कहीं सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई। क्या आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है कि क्या होगा? जी हाँ, सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिल रही है और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी सीजीएचएस के माध्यम से या फिर टाई अप अस्पतालों के माध्यम से आपके संस्थान द्वारा दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में आप विवाह करेंगे, महिला हो या पुरुष, विवाह के बाद फिर बच्चे होंगे, एक छोटा बच्चा, फिर वो बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उसके बाद आपके माताजी पिताजी होंगे। विवाह करेंगे तो आपको घर सजाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं बच्चे को अध्ययन के लिए, कहीं बच्चे के स्कूल के दाखिले के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आपने बचत के बारे में कुछ सोचा है क्या? आज के इस सत्र में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि नौकरी लगने के बाद आप बचत के लिए क्या करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम आने से पहले हर सरकारी कर्मचारी के पास एक विकल्प रहता था। वह विकल्प था प्रोविडेंट फंड का, अर्थात आप अपने सैलरी का कुछ परसेंट, एक मिनिमम होता था, मिनिमम के बाद आपकी जो इच्छा है, काफ़ी लोग तो अपनी आधी सैलरी उसमें जमा करा देते थे। और फिर कोई भी ज़रूरत पड़े, बच्चे की शादी हो या फिर अपने लिए कुछ करना हो या किसी रिश्तेदार के लिए कुछ करना हो, तो उसमें से पैसा लोन लेकर के वापस भरा जाता था। इंटरेस्ट फ्री लोन होता था, या फिर फाइनल विड्रॉल कर लेते थे। जो पुराने कर्मचारी हैं वो फाइनल विड्रॉल कर लेते हैं, अर्थात मान लीजिए 5 लाख रुपया उनको ज़रूरत है, निकाल लिए, फिर वापस भरने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से उनका काम चल जाता है। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए ये प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था एकदम बंद हो गई है। अब बचता है कि आप अपने स्व विवेक से, वहाँ था हंटर चला करके प्रोविडेंट फंड में जमा होता था और हो जाता था, स्व विवेक से आपको निवेश करना है। अब ये जो निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करना है, आप कैसे करेंगे? मेरी यह सलाह है सबके लिए कि जो भी आपको वेतन मिलता है उसका कम से कम 20% आप लोग बचाएं। बचाने के विकल्प के रूप में सबसे पहला विकल्प आता है, आप किसी भी कंपनी की एक बीमा की पॉलिसी ले लीजिए। बीमा पॉलिसी इसलिए कि अभी तक 80C में आपको टैक्स में छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए तक आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के अंतर्गत उसमें छूट मिलता है। तो आप सालाना मान लीजिए 15,000, 20,000, 30,000 जो आप अफोर्ड कर सकें उसकी एक बीमा पॉलिसी ले लीजिए। उसके बाद दूसरा निवेश आपको करना है। चूँकि अगर आपकी सैलरी 50,000 कैश इन हैंड आ रहा है तो 50,000 का 20% कितना होता है? जी हाँ, 10,000 रुपया होता है। तो प्रयास करिए कि 10,000 रुपया बचा लें, लेकिन पूरा का पूरा 10,000 रुपया एक जगह ना लगाएं। अब जैसे आपने एक बीमा ले लिया, मान लेते हैं 15,000 रुपये का एक इंश्योरेंस ले लिया, किसी भी कंपनी जो आप उचित समझे वहाँ से ले सकते हैं। आपने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस के लिए एक बार में 15,000 रुपया, 20,000 या 30,000 निकालना कठिन होगा। सालाना अगर आप किस्त दे रहे हैं तो उसके लिए आप एक रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष का होता है, बैंक में करते हैं तो बैंकों का 1 साल का होता है। तो मान लीजिए 15,000 का ब्रेकअप लेते हैं तो 1,200 रुपये लगभग महीना पड़ेगा। तो ये 1,200 या 1,500 रुपया आप महीने का आरडी में जमा कर दीजिए, और जैसे ही आपकी उस पॉलिसी की किस्त भरनी हो आप अपनी आरडी ब्रेक करके और उसमें जमा कर सकते हैं। इससे आपको एक बार बोझ नहीं पड़ेगा और आपके पास एक असेट तैयार होता जाएगा। जो इंटरेस्ट का पैसा वो अपने सेविंग्स में डाल सकते हैं। आरडी के अलावा एक और विकल्प रहता है, मान लीजिए एसआईपी करके एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर बैंक देती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप एक एसआईपी भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई का या किसी भी कंपनी का आप ले लेते हैं। उसमें महीने महीने आप पैसा जमा करते हैं, जो ग्रोथ होता है उसका, वो ग्रोथ आप इंश्योरेंस की जो रकम है वो निकाल के ग्रोथ वाली रकम आप उसमें रख लीजिए और बाकी लगा दीजिए। इस तरह से 1 साल के अंदर आप महीने महीने की प्लानिंग से 1 साल का आपका इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता है। यह हो गया आपके आवश्यकता के लिए इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस आजकल सबको ज़रूरत है। इसके अलावा यदि संभव हो तो एक आध हेल्थ इंश्योरेंस करके रखें, कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करके रखें, क्योंकि ये जो कोविड महामारी आई है, इस महामारी में बहुत लोगों को उठा के पटका है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो कम से कम आपातकालीन में, और जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं प्रयास करिए कॉम्बो लेने, आपके, आपकी पत्नी और बच्चों या फिर परिवार के माता पिता के साथ में हो। तमाम संस्थाएं आप सर्च कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कि ये आपने तैयार कर लिया, फिर एक इन्वेस्टमेंट है वो पीपीएफ ब्लॉक से होता था, आजकल बैंक भी देते हैं। एक पीपीएफ कर लीजिए। पीपीएफ आप 7 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी नौकरी अभी लगी है तो आपका विवाह होते होते, बालक होते होते कम से कम 7 साल तो लग ही जाएगा। इस 7 साल के अवधि में जो पैसा आप इकट्ठा कर लेंगे, मान लीजिए 2000 रुपये महीना, उस पर इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है और टैक्स में छूट भी मिलता है। तो आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको री इन्वेस्ट करने का भी विकल्प होता है। री इन्वेस्ट करने पर आप उसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वही इंटरेस्ट रेट लागू होगा, भले ही आगे चल के वो कम हो गया हो, लेकिन आप पे नहीं होगा री इन्वेस्टमेंट में। इस तरह की स्कीम ले सकते हैं। तो 3 तरह की चीज़ें मैंने बताई। एक, इंश्योरेंस कोई ले लीजिए, बीमा ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस अगर ले सकें तो ले लीजिए, कई बार आपको ऑफिस के सीजीएचएस सुविधा लेने में दिक्कतें आती है। तीसरी, आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए। और चौथा, जो आप इंश्योरेंस लेंगे उसका किस्त भरने में अचानक आपको अड़चन न आए, उसके लिए आप विभिन्न किस्तों में विभाजित करके आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अपनी सैलरी से 20, कितना भी कंपल्शन हो, 20% सेविंग्स में ज़रूर डालें। कुछ पैसा लिक्विड फंड आप जमा करके इधर उधर रख सकते हैं, ताकि मान लीजिए अचानक ज़रूरत पड़े, आपको गांव जाना है, दूसरे शहर में है, तो 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो, तो वो लिक्विड फंड जो बचा पैसा रहता है उससे आप काम चला सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तैयारी के साथ चलेंगे तो बुढ़ापे में आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एनपीएस क्या देगी हमें। तैयारी करिए। और इस वीडियो के लिंक में मैं एक एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक दे रहा हूं। अगर आपको लगता है तो आप वहां से भी डीमैट अकाउंट खोल करके और वहां अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके काम की होगी। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए, उनसे भी कहिए इस तरह से अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोचें।